ममता पति के जाने के बाद बहुत अकेली पड़ गई। घर की सारी जिम्मेदारी उस अकेली पर आ गई। ममता को सिलाई करना आता था, इसलिए उसने घर की गुजर बसर के लिए सिलाई करना शुरू कर दिया। ममता के पास एक सिलाई मशीन थी जिस पर वो कपड़े सिलकर आस पड़ोस में देती तो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। पर एक दिन जब ममता घर में ताला लगाकर अपने बेटे मोनू के साथ किसी के घर कपड़े देने गई तो उसे वापस लौटने में थोड़ा समय लग गया। मोनू बेटा, आज तो सच में बहुत देर हो गई। तू भी मेरे साथ भरी धूप में घूम रहा है। फटाफट घर चलते हैं, फिर मैं तुझे ठंडा ठंडा सत्तू बना कर दूंगी। माँ कोई बात नहीं, पहले आपका काम जरूरी है। आप भी तो इतनी मेहनत करते हो और मुझे गर्मी नहीं लग रही। माँ मेरा राजा बेटा, चल घर आ गया, मैं ताला खोलती हूँ। अरे घर का ताला कैसे टूटा हुआ है? हे भगवान, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। अरे घर के सारे बर्तन गायब है और मेरी सिलाई मशीन वो भी यहाँ नहीं रखी। घर में चोरी हो गई मोनू बेटा, हमारा सब कुछ चोरी हो गया। चोर सब कुछ चुरा कर ले गए, वो सिलाई मशीन भी जो मेरी कमाई का जरिया थी। बहुत सारे ऑर्डर के कपड़े बनाने रखे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं सिलाई मशीन खरीद सकूं। क्या करूंगी? इतनी जल्दी तो कोई उधार भी नहीं देगा। अगले 2 दिन तक ममता बहुत परेशान रही। काम था पर वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे सिलाई मशीन की जरूरत थी। मोनू अपनी माँ को परेशान देखता है तो वो भी बहुत दुखी होता है। एक दोपहर ममता सो रही थी तो मोनू चुपचाप घर से निकल गया। बाजार में उसने एक दुकान देखी जिस पर एक सिलाई मशीन रखी हुई थी, पर मोनू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उदास हो गया और एक बगीचे में जाकर बैठ गया। मोनू को बगीचे में बैठे हुए शाम हो गई। माँ बहुत परेशान है, उनके पास सिलाई मशीन के पैसे नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं? माँ बेचारी बहुत परेशान होगी। काश मैं माँ के लिए कुछ कर सकता। मोनू अपने आप से बातें कर रहा था, तभी उसे किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। मोनू ने देखा एक छोटी सी तितली के पंख एक पेड़ पर बने मकड़ी के जाले में फंस गए हैं और मकड़ी उस तितली को अपना भोजन बनाने वाली है। तितली अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगा रही है। रुको, मैं तुम्हें अभी इस जाले से बाहर निकाल देता हूँ। मोनू तितली को बहुत आराम से उस मकड़ी के जाले से छुड़ा लेता है, पर ये क्या, जैसे ही वो तितली आजाद होती है वो एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। मोनू परी को देखकर हैरान रह जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। आप कौन हो? मेरा नाम सोन परी है। मैं परीलोक से घूमने के लिए पृथ्वीलोक पर आई थी। मुझे बगीचे में खिलते हुए ये फूल बहुत अच्छे लगे। मैं इन फूलों पर तितली बनकर मंडराने लगी, पर मेरे पंख इस जाले में फंस गए और बिना पंखों के मैं अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। पर अब तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गई हूँ। मैं फिर से उड़ सकती हूँ, अपने परीलोक वापस जा सकती हूँ। पर जाने से पहले मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती हूँ। हाँ मोनू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं जो भी मांगूंगा आप वो दे दोगे मुझे? हाँ मोनू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। पर दीदी, मुझे एक सिलाई मशीन चाहिए, मेरी माँ बहुत परेशान है। मोनू परी को सारी बात बताता है। चिंता मत करो मोनू, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगी जिस पर कपड़ा रखते ही अपने आप सिलने लगेगा। जैसा कपड़ा तुम्हें चाहिए यह मशीन वैसा ही कपड़ा सिल कर देगी। ये रही वो जादुई सिलाई मशीन। इस मशीन को ले जाकर अपनी माँ को दे दो और हमेशा खुश रहो। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय मोनू। बाय बाय परी दीदी, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। जादुई सिलाई मशीन लेकर मोनू घर आ जाता है और माँ को परी के बारे में बताता है। ममता भी जादुई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश होती है। वो जैसे ही सिलाई मशीन पर कपड़ा रखती है, जादुई सिलाई मशीन कपड़े को सिलने लगती है। माँ देखो, जादुई सिलाई मशीन कपड़े को अपने आप सिल रही है। ये अपने आप जादू से चल रही है। माँ, अब तो तुम इस सिलाई मशीन पर सुंदर सुंदर कपड़े सिलकर तैयार कर सकती हो। हाँ बेटा, तुमने तो मेरे लिए सचमुच जादू कर दिया। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी बेटा। तू तो मेरा राजा बेटा है। ममता ने उस जादुई सिलाई मशीन से कपड़े सिलना शुरू कर दिया और तरह तरह के नए नए डिजाइन के कपड़े सिलने लगी। अब तो बहुत दूर दूर से ग्राहक उसके पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। जादुई सिलाई मशीन बहुत सुंदर सुंदर कपड़े तैयार करती थी और फिर धीरे धीरे ममता ने शहर में अपना एक बुटीक खोल लिया। ममता ने मोनू को भी एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, एक नया घर बनवा लिया। अब ममता के पास सारी सुख सुविधा थी। ममता के बुटीक के सामने ही एक और बुटीक था जिसकी मालकिन सुनैना बहुत चालाक और ईर्ष्यालु थी। उसने जब देखा कि ममता का बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है तो उसने उस बात की सच्चाई जाननी चाहिए और उसे जादुई सिलाई मशीन की सच्चाई पता चल गई और एक रात उसने बुटीक का ताला तोड़कर
वो सिलाई मशीन चुराने की कोशिश की। सुमन का पति विनोद ऑटो रिक्शा चलाता था। सर्दियों की रात एक सवारी को छोड़कर जब विनोद घर लौट रहा था तो कोहरे के कारण उसे सामने पेड़ दिखाई नहीं दिया और उसका ऑटो पेड़ से टकरा गया। इस कारण विनोद को काफी चोटें आई थी। विनोद आजकल घर पर ही था और काफी समय से काम भी बंद था। घर में पैसों की तंगी थी, इसलिए सुमन बहुत परेशान थी। क्या बात है सुमन, तूने बाजार से आने में बहुत देर लगा दी। अब कब सब्जी लाएगी, कब बनाएगी? तुझे पता है ना विनोद को समय से दवाई देनी होती है। माँ जी, किसी ने कपड़े की दुकान पर काम बताया था कि उन्हें दर्जी की जरूरत है, पर जब पहुंची तो पता चला कि उन्हें दर्जी मिल गया है। मम्मी, मैम ने बोला है कल से स्वेटर पहनकर आना, ठंड बढ़ गई है। आप मेरे साथ बाजार चलो, मुझे अपने लिए स्वेटर खरीदना है। अच्छा थोड़ी देर रुक, पापा को खाना देकर दवाई दे दूं, उसके बाद मैं तेरे साथ बाजार चलूंगी। पिंकी बेटा, तुम कौन से मोजे कह रही थी? मुझे बता दो, मैं लेते आऊंगी। मम्मी, मैम ने मुझे सफेद रंग के मोजे पहन कर आने के लिए बोला है, तो आप मेरे लिए लेते आना। सुमन, स्वेटर तो बहुत महंगा आएगा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? रुको, मैं अनिल को फोन करता हूँ, वो कुछ पैसे उधार दे देगा, फिर मैं उसे चुका दूंगा। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मेरे पास पैसे हैं। आप दवाई खाकर सो जाओ, मैं तब तक बंटी के साथ बाजार होकर आती हूँ। सुमन, इधर आ बहू, सुन, ये 500 रुपए लेती जा, तेरे काम आएंगे। नहीं माँ जी, ये पैसे तो आपका नया चश्मा बनवाने के हैं। आपका चश्मा कितने समय से टूटा हुआ है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं आज ही आपका चश्मा बनने दे आती हूँ। अरे मैं क्या करूंगी, बाद में बन जाएगा, इतनी जल्दी नहीं है। वैसे भी मेरा कहीं आना जाना नहीं होता। पर माँ जी, रख ले बहू, पहले बच्चों की चीजें आना जरूरी है। जा ले आ। सुमन ने अपनी सास से पैसे तो ले लिए, पर उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो अपनी सहेली वर्षा से कुछ मदद मांगने के लिए गई। वर्षा, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए थे। मैं दर्जी का काम ढूंढ ही रही हूँ, जैसे ही काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हारे पैसे लौटा जाऊंगी। अरे तू थोड़ी देर पहले आती, मैंने बिल्कुल अभी अभी अपनी काम वाली को 2000 रुपए पकड़ाए हैं। और तुझे तो पता है आजकल चोर उचक्कों का भरोसा नहीं है, इसलिए घर में कैश बिल्कुल नहीं रखती हूँ। सचमुच मुझे मना करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बाजार से जरूरी काम है। चल बंटी बेटा। सुमन की सहेली ने मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया, जबकि सुमन ने कई बार अपनी सहेली वर्षा की मदद की थी। सुमन निराश होकर बाजार की तरफ चल पड़ती है। तभी उसकी नजर कपड़े के एक शोरूम पर जाती है, जहाँ एक मालिक फोन पर अपने नौकर पर गुस्सा कर रहा था। अरे तुझे बोला था ना कि दुल्हन का लहंगा तैयार करना है, और तू छुट्टी करके बैठ गया। अब लहंगे की फिटिंग कौन करेगा? लड़की पैसे देकर जा चुकी है, वो तो अपना लहंगा वापस लेने के लिए आएगी, क्या जवाब देंगे? अब क्या करूं, इतनी जल्दी कौन सा दर्जी मिलेगा जो लहंगे की फिटिंग कर दे? बंटी बेटा 2 मिनट रुक। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमन है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मुझे दर्जी का काम आता है, अगर आप कहें तो मैं लहंगे की फिटिंग कर सकती हूँ। पर पता भी है कितना महंगा लहंगा है, अगर जरा सी भी खराबी हुई फिटिंग में तो, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे कैसे यकीन हो कि तुम्हें कपड़े सिलने आते हैं? सर एक बार मौका तो दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी फिटिंग करूंगी लहंगे की। अच्छा ठीक है, वो सामने एक गाउन आया हुआ है बहुत दिनों से फिटिंग के लिए, पहले एक बार उस गाउन की फिटिंग करके दिखा दो, फिर मैं देखता हूँ। मैं तो गाउन ऐसे ही वापस करने वाला था, जब दर्जी ही नहीं है तो फिटिंग कौन करेगा, पर एक बार तुम करके देख लो। ठीक है सर, मैं अभी कर देती हूँ। कुछ ही देर में सुमन सिलाई मशीन पर गाउन की फिटिंग कर देती है। कस्टमर जब अपना गाउन लेने के लिए आती है तो वो उसे पहनकर ट्राई करती है। मम्मी देखो, फिटिंग तो बहुत अच्छी आई है, कितना लूज गाउन था मुझे, और जो नाप मैं लिखवा कर गई थी बिल्कुल उसी नाप की फिटिंग आई है। आप तो कह रहे थे आपका टेलर अवेलेबल नहीं है, फिर ये किसने किया? ये आज ही काम पर आई हैं, अगर आपको काम पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है। सुमन, कल से तुम ही काम पर आओगी, और जितना भी यहाँ सिलाई का और फिटिंग का काम आएगा वो तुम ही करोगी, मैं तुम्हारी सैलरी फिक्स कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सुमन बहुत खुश होती है, उसे 15,000 रुपए महीने की नौकरी मिल जाती है। घर जाकर सुमन सबको ये खुशखबरी देती है। उसकी सास भी बहुत खुश थी। अगले दिन से सुमन काम पर जाने लगती है। वो बहुत ही मेहनत से शोरूम पर दर्जी का काम करती थी।
उसका काम ग्राहकों को बहुत पसंद आता था। शोरूम का मालिक हमेशा सुमन को मेहनत से काम करते देखता था। कुछ दिन बाद पुराना दर्जी लौट आता है। नमस्ते मालिक, मैं वापस लौट आया हूँ। वो गांव में जमीन पड़ी थी, वो बेचनी बहुत जरूरी थी, तो आपसे बिना कहे जाना पड़ा। अब वापस लौट आया हूँ। कल रात की बस से वापस आया तो सीधा आपके पास ही आया। मुझे पता है मेरे बिना आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी। मेरे जैसा दर्जी आपको मिला ही नहीं होगा जो मेरी तरह काम करे। सुमन इधर आना। ये सेमी स्टिच दुल्हन का लहंगा सिलने के लिए आया हुआ है। 10 दिन बाद शादी है, तो लड़की ने सोमवार तक मंगवाया है। बहुत ही अच्छे से सिलाई करना, काफी महंगा लहंगा है। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। अच्छा, तो आपने इसे काम पर रखा है। कोई बात नहीं मालिक, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। वो तो तुझे ढूंढना ही पड़ेगा, गलती तेरी है। तू मुझे बिना बताए गांव चला गया। मुझे कितनी परेशानी हुई, वो तो सुमन है जिसने समय पर काम कर दिया, वरना मेरा बहुत नुकसान होता। इसका पत्ता तो साफ करना ही पड़ेगा। सुमन कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाती है तो दर्जी उस लहंगे को कैंची से काट देता है और मालिक से कहता है, मालिक ये लहंगा तो इसने गलत काट दिया। क्या कहा? गलत काट दिया? मालिक ये तो सिलाई में अनाड़ी है। सुमन, मुझे कहीं से भी या तो ऐसा लहंगा ला कर दो या फिर पूरे 25,000 रुपए लहंगे के वापस दो। पर सर, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये लहंगा मैंने नहीं काटा। सुमन रोने लगती है, पर शोरूम का मालिक उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। दर्जी भी मन ही मन हंस रहा था। सुमन परेशान थी, वो बहुत रो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी रास्ते एक महात्मा जा रहे थे। उनकी नजर सुमन पर पड़ती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? सुमन महात्मा को प्रणाम करती है और रोते हुए सारी बात बताती है। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन दूंगा, जिस पर कोई भी कपड़ा रखने से तुम्हारे मन मुताबिक लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर महात्मा हवा में जल छिड़कते हैं और उनके सामने एक सिलाई मशीन आ जाती है, जिसे वो सुमन को दे देते हैं। सुमन महात्मा जी को धन्यवाद देती है और सिलाई मशीन लेकर घर आ जाती है। सुमन के पास उस लहंगे की बाजू का कपड़ा था जिस लहंगे को दर्जी ने काट दिया था। सुमन लहंगे के कपड़े को सिलाई मशीन के ऊपर रख देती है और सिलाई मशीन बहुत ही सुंदर लहंगा सिलने लगती है। कुछ ही देर में एक जादुई लहंगा तैयार हो जाता है। माँ जी देखिए, बिल्कुल वैसा ही लहंगा बनकर तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। हाँ बहू, ये तो सचमुच जादू हो गया। वो महात्मा तो भगवान का रूप बनकर आए थे, जिन्होंने तेरी सारी परेशानी दूर कर दी। हाँ माँ जी, अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपना खुद का बुटीक खोलूंगी और खुद का काम करूंगी। माँ जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन तैयार लहंगा शोरूम के मालिक को दे देती है। शोरूम का मालिक बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि दुकान पर लगे कैमरे में पहले वाले दर्जी की सारी सच्चाई सामने आ गई थी। पर मालिक ने उस समय सुमन की बात पर विश्वास नहीं किया था। उस दिन के बाद सुमन उसी जादुई सिलाई मशीन पर जादुई लहंगे सिलने लगी। सुमन के परिवार में अब खुशियां ही खुशियां थी। माँ, नींद नहीं आ रही। क्यों? मेरी बच्ची को नींद क्यों नहीं आ रही है? माँ, कोई कहानी सुना दो ना, फिर नींद आ जाएगी। अब समझी। तो कहानी सुननी है इसीलिए नींद नहीं आ रही है? हाँ, क्यों? ये कहकर नमिता ने अपनी बेटी को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे पावनी खिलखिलाकर हंसने लगी। नमिता एक छोटे से गांव में अपने पति राघव और अपनी 6 साल की बेटी पावनी के साथ रहती थी। उसका छोटा और एक सुखी परिवार था। राघव गांव में ही सब्जी बेचता था। हाँ, तो एक बार एक राजा था और उसकी एक सुंदर सी रानी थी। नहीं माँ, ये वाली नहीं। अरे पहले सुनो तो सही, बहुत अच्छी कहानी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई राजा या फिर कोई रानी की कहानी। ओहो, फिर कौन सी कहानी सुननी है मेरी राजकुमारी को? कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई सुपर हीरो हो। अच्छा तो चलो, आज मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी माँ? एक वानर कुमार की कहानी, जो सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गया था। हैं? जल्दी सुनाओ ना माँ, प्लीज। हाँ, सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, नमिता पावनी को हनुमान जी के बचपन की कहानी सुनाने लगी। पावनी को ऐसी कहानियां ही पसंद आती थी। फिर कहानी पूरी होते ही पावनी सो गई। उसके सोने के बाद राघव ने नमिता से कहा, सो गई? हाँ, सो गई। जब तक इसे कोई कहानी ना सुना दूं तब तक सोती ही नहीं है। तुम्हें डाली है ऐसे ये आदत? अच्छा जी, तो क्या करूं? आप ही कभी सुना दिया करो 1-2 कहानियां। ना बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा। कहाँ से लाऊंगा रोज नई कहानी?
अरे कुछ नहीं, कुछ भी बनाकर सुना दो। बस कहानी का कोई एक किरदार बहुत ताकतवर होना चाहिए और वो कमजोरों की मदद करे और आखिरी में वो जीत जाए। बस इतने से ही खुश हो जाती है अपनी पावनी। अच्छा उल्लू बनाती हो तुम उसे। उल्लू नहीं बनाती हूँ, बस उसका दिल बहला देती हूँ। हाँ, पर उल्लू बनाकर ही तो। राघव की बात पर दोनों पति पत्नी हंसने लगे। अगले दिन जब नमिता पावनी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला तेजी से वहाँ से गुजरा। उसके टायर से उछलकर ढेर सारी कीचड़ नमिता की साड़ी पर लग गई। इस बात पर पावनी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मोटरसाइकिल वाले को आवाज लगाई, ओए अंकल, दिखता नहीं है क्या? क्या बोली? मैंने कहा दिखता नहीं है क्या आपको? आपने मेरी माँ की साड़ी गंदी कर दी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने ठीक से देखा नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, ठीक से देख कर चलाओ। पावनी चुप हो जाओ। भाई साहब आप जाओ यहाँ से। बहुत तेज है आपकी बेटी, इसे तमीज सिखाओ कुछ। हाँ समझाऊंगी मैं इसे, आप जाओ। नमिता ने पावनी का हाथ जोर से पकड़ा और उसे सीधा घर ले आई। ये क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही थी? सारी गलती उन अंकल की थी, वो कितना तेज बाइक चला रहे थे। हाँ बेटा, पर ऐसे किसी से भी नहीं भिड़ जाते, समझी? आप हमेशा मुझे ही क्यों चुप करा देते हो? बेटा आते जाते लोगों से नहीं भिड़ा करते, पर वो कोई कमजोर नहीं बल्कि बदमाश अंकल थे और आपको हीरो बनकर उनकी पिटाई करनी चाहिए थी। हम दोनों मिलकर उन्हें कीचड़ में गिरा गिरा कर मारते। बाप रे, तू कितनी खतरनाक हो गई है पावनी। अगर भगवान ने तुझे कोई ऐसी शक्ति दी जिससे तू बहुत ताकतवर हो जाए, तब तो तू पता नहीं क्या कर देगी। तो मैं ना सबसे पहले उन अंकल को सबक सिखाऊंगी और फिर सारे गंदे लोगों को मार भगाऊंगी। नमिता पावनी की बात पर हंसने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा ही हुआ। जब पावनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसका पड़ोसी वहां से अपना डस्टबिन लेकर जाने लगा। डिब्बे में ऊपर तक कचरा भरा हुआ था और ठीक नमिता के घर के बाहर उस डस्टबिन से काफी सारा कचरा नीचे गिर गया और वो आदमी उसे उठाए बिना ही आगे बढ़ने लगा। तो पावनी ने तुरंत उस आदमी को रोककर उससे कहा, अंकल आपका कचरा गिर गया है, इसे तो उठा लो। वो मेरा कचरा नहीं है तो मैं उसे क्यों उठाऊं? कितना झूठ बोलते हो आप। अभी मैंने देखा, ये कचरा आपके ही डस्टबिन से गिरा है। अरे जा, चली जा यहाँ से, वरना। पावनी को फिर किसी से बहस करते देख नमिता फौरन घर से बाहर आई। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और पावनी को घर के अंदर ले गई। और आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला? गलती उन अंकल की थी। बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, ऐसे किसी से भी लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, पर तू है कि समझती ही नहीं। माँ, उन अंकल को सबक सिखाने की बजाय अब मुझे ही डांट रही हो। जाओ जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये कहकर पावनी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर में मुंह छुपाकर रोने लगी। नमिता उसे मनाने पहुंची तो उसने देखा कि पावनी बहुत जोर जोर से रो रही थी और वो नमिता से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तब नमिता ने उसे बड़े प्यार से कहा, अच्छा सुन, तू जानना चाहती है ना कि मैं किसी से क्यों लड़ाई नहीं करती और सबको इतनी आसानी से माफ क्यों कर देती हूँ? तो इसे समझने के लिए तुझे एक कहानी सुननी होगी, और वो भी बिल्कुल सच्ची कहानी। अच्छा तो सुनाओ, मुझे जल्दी सुनाओ वो कहानी। तो चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो माँ? चलती रहो और कहानी सुनते जाओ। तुम्हारी नानी यानी मेरी माँ, उनका नाम तो जानती हो ना तुम? हाँ, उनका नाम तो उर्मिला था ना। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना उनको क्या कहकर बुलाते थे? मुझे नहीं पता क्या कहते थे नाना जी। वो उन्हें उड़न परी कहकर बुलाते थे। हैं? उड़न परी? पर क्यों? नाना जी ऐसे क्यों बुलाते थे नानी जी को? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नानी के पास गजब की शक्तियाँ थी। वो आसमान में जहाँ चाहे उड़ सकती थी और भारी से भारी सामान बस एक हाथ से ही उठा सकती थी। हैं? क्या सच में माँ? हाँ बिल्कुल सच में। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इतना कहकर नमिता ने अपने घर के मंदिर में रखे संदूक को खोल दिया और उसके अंदर से एक लाल रंग की पोटली निकाली। जिस वक्त नमिता पावनी को ये सब बता रही थी, उसका मुंह मंदिर की तरफ था और पीठ पावनी की तरफ। और पता है, उन्होंने कई बार मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाई, लेकिन फिर भी उनके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। अच्छा, तो वो तो एक सुपर हीरो हुई ना? यानी मेरी नानी एक सुपर हीरो थी, मतलब कि एक सुपर हीरोइन। हाँ, और तुम्हें पता है उन्हें वो शक्तियाँ कहाँ से मिलती थी? उनके हाथ में किसी मकड़ी ने काटा था क्या? या फिर उन्हें बिजली का झटका लगा था कभी? नहीं पगली, उनके पास एक हार था, एक जादुई हार, और जैसे ही वो अपने उस हार को पहनती थी, उनके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती थी। एक मिनट माँ, तो वो हार अब कहाँ है?
और किसके पास है वो? जैसे ही पावनी ने ये सवाल पूछा तभी नमिता उसकी तरफ पलटी और वो जादुई हार नमिता के गले में था और उससे गजब का तेज निकल रहा था। उसे देखकर पावनी चीख पड़ी, ये मेरी मम्मी सुपर हीरो। धीरे से, कोई सुन लेगा। तो आपने आज तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब पता चला तुम्हें मैं किसी से क्यों नहीं लड़ती। बेटा, ये शक्तियां आम आदमी की ताकत से कहीं ज्यादा है। वो नादान है, मुझे नहीं जानते और ना मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डरे या घबराए। माँ, मुझे उड़ना है, प्लीज मुझे आसमान की सैर कराओ ना, प्लीज। कल कराऊंगी पक्का, ठीक है? अभी तुम्हारे पापा आने वाले हैं। जैसे ही नमिता ने वो हार उतारा, उसने देखा कि दरवाजे पर राघव खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी था। उसे देखकर नमिता और पावनी चौंक गए। लो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में भी एक सुपर हीरो है, पर कसम से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर हाँ, अगर हो सके तो नमिता, एक बार मुझे भी उड़ा देना यार। नमिता ने दोनों को अगले दिन रात में आसमान की सैर कराने का वादा किया, लेकिन अगले दिन तो कुछ और ही होने वाला था। सुबह सुबह गांव की धरती हिलने लगी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आए हैं। भूकंप के झटके बहुत तेज थे। गांव के सारे घर गिरने लगे। लोग मलबे में दबे मदद के लिए चीख रहे थे। तभी कहीं से उड़ती हुई एक औरत आई जिसने साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक मास्क से ढका हुआ था। उसने भारी भरकम मलबे को तुरंत उठाकर अलग रख दिया। फिर सबको बचाने के बाद वो एक घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई। सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, पर वो मसीहा कौन थी कोई नहीं जानता था, सिवाय राघव और पावनी के।